Hello everyone, this is Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel Your English Matter. Dear guys, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। Dear guys, जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले तकरीबन 14 वीडियो से रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले जो 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे वो रिलेटिव प्रोनाउंस की एक्सरसाइज पे थे। रिलेटिव प्रोनाउंस को कम्प्लीटली पढ़ने के बाद उन पे हमने 2 एक्सरसाइज के वीडियोस बनाए जिनमें हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश की। डियर गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस पे जो पहली हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानना सीखा और एंटीसीडेंट को पहचानना सीखा और साथ में हमने रिलेटिव प्रोनाउन के केसेस भी डिस्कस किए। मतलब जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन को चूज़ करना था, उसके एंटीसीडेंट को चूज़ करना था और उसके साथ साथ सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन किस केस में इस्तेमाल हो रहा है उस केस को पहचानने की कोशिश की। और गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस पे जो दूसरी एक्सरसाइज थी उसमें हमने ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश की। वहाँ पे ब्लैंक्स में रिलेटिव प्रोनाउन को पुट करना था। डियर गाइस, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और किसी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यूज़ वगैरह में या टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनमें एरर के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। एरर डिटेक्शंस मतलब एरर को मालूम करना कि सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। तो गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से भी एरर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज की इस एक्सरसाइज में हम रिलेटिव प्रोनाउन की एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा वीडियो एरर्स इन द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इस टॉपिक पे है। आज हम एरर्स इन द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं तो हम कौन कौन सी गलती करते हैं लिखते वक्त, बोलते वक्त या कोई भी पेपर या इंटरव्यू की रिटन टेस्ट हल करते वक्त हम कौन कौन सी एरर्स मतलब गलतियां करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस के हवाले से एग्ज़ाम्स में कौन कौन सी एरर्स दी जाती हैं जिन एरर्स को हमें रिमूव करना होता है। तो गाइज़, आज हम उन एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, आज की जो एक्सरसाइज है इसमें जो सेंटेंसेस हैं उनमें रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए हैं लेकिन वो गलत इस्तेमाल किए गए हैं। हमें उस गलती को रिमूव करना है और सेंटेंस में जिस रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है उस रिलेटिव प्रोनाउन को पुट करना है। गलत रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करना है मतलब एरर को रिमूव करना है और जिस रिलेटिव प्रोनाउन की सेंटेंस में ज़रूरत है उसको पुट करना है। तो गाइज़, इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज पे तकरीबन 11 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। उनमें सभी रिलेटिव प्रोनाउन का यूजेज मैंने डिस्कस किया है। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे और उन वीडियो से सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रॉपर यूजेज ज़रूर सीखा होगा। गाइज़, तकरीबन पिछले 14 वीडियो से हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करते आ रहे हैं। चलिए गाइज़, इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और हमारे एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो एरर्स इन द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल में कौन कौन सी एरर्स जो होती हैं और उन एरर्स को आज हम रिमूव करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए और मुझे उम्मीद है उन वीडियोज़ को देखने के बाद आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, वेयर इज़ द पर्सन which you wanted to see। where is the person which you wanted to see। वो शख्स कहाँ पर है जिससे आपने मिलना चाहा। you wanted to see, see का मतलब देखना भी है, see का मतलब मिलना भी है। which you wanted to see, जिससे आपने मिलना चाहा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं द पर्सन, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ये आप ज़रूर जानते होंगे। ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु सब्जेक्टिव केस में, होम ऑब्जेक्टिव केस में और दैट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है विच, तो ये गलत है या सही है। तो गाइज, इस सेंटेंस में जो ह्यूमन बींग्स के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो किया है विच। तो गाइज, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर हम विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं और होम का इस्तेमाल करते हैं। हु का इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात हो रही हो, सब्जेक्टिव केस में हु का इस्तेमाल करते हैं और होम का इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, ऑब्जेक्टिव केस में हम होम का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मौजूद है और उसका वर्ब भी मौजूद है। यू वांटेड टू सी, आपने मिलना चाहा, जिससे मिलना चाहा वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए ये जो हमारा पर्सन है ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे whom। वेयर इज़ द पर्सन whom you wanted to see। वेयर इज़ द पर्सन whom you wanted to see। वो शख्स कहाँ पर है जिससे आपने मिलना चाहा। तो गाइस यहाँ पर विच का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बल्कि whom का इस्तेमाल करेंगे। द बुक्स whom you bought are here। द बुक्स whom you bought are here। वो किताबें जो कि आपने ख़रीदी आर हेयर यहाँ पर है। वो किताबें जो कि आपने ख़रीदी यहाँ पर है। तो गाइस जो कि आपने ख़रीदी, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो बुक्स ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू बाट आपने ख़रीदी, यू सब्जेक्ट है। क्या ख़रीदी है? बुक्स ख़रीदी है। तो बुक्स यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब हमारा एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट में होगा तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे वो ऑब्जेक्ट केस वाला लेंगे। यहाँ पर हमने लिया होम भी ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, लेकिन गाइस होम का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर बताया। तो गाइस यहाँ पर बुक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट से मुराद है ऐसी चीज़ें जो नॉन ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स पीपल या लोगों के अलावा जो भी चीज़ें हैं। तो गाइस ऑब्जेक्ट से मुराद है ऐसी चीज़ें जो कि नॉन ह्यूमन बींग्स हैं। तो नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। गाइस आपने विच की यूजेज का वीडियो ज़रूर देखा होगा। विच ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होता है और विच सब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होता है। तो गाइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए जो हम होम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे विच। द बुक्स विच यू बॉट आर हेयर। वो किताबें जो कि आपने ख़रीदी यहाँ पर हैं। गाइस विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। विच या दैट यहाँ पर दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि होम का इस्तेमाल हम पर्सन्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पर होम जो वो गलत है, इसकी जगह पर हम विच का इस्तेमाल करेंगे। हु डू यू वांट टू सी। हु डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं। हु डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखें यू सब्जेक्ट है, वांट उसका वर्ब है। यू वांट टू सी, आप मिलना चाहते हैं। यू हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पर वांट हमारा वर्ब एक्शन बन जाता है, और जिससे मिलना है वो कौन है, मतलब जो यहाँ पर शख्स है जिससे आप मिलना चाह रहे हैं वो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर इस्तेमाल किया है हु। तो गाइस यहाँ पर हु का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करना है। हु जो है वो सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स के लिए हम ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल करेंगे हुम। हुम डू यू वांट टू सी, यहाँ पर हु का इस्तेमाल गलत है। हु को यहाँ पर हम रिमूव करेंगे, यहाँ पर गलती, हु की जगह पर यहाँ पर हुम का आना है। हुम आना यहाँ पर ज़रूरी है, हु यहाँ पर गलत है। तो गाइस हम लिखेंगे हुम डू यू वांट टू सी, हु यहाँ पर गलत। नेक्स्ट देखते हैं दिस इज़ कार हुज ब्रेक्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। ये वही कार है जिसके ब्रेक्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है ख़राब है। ये वही कार है जिसके जो ब्रेक्स हैं वो ख़राब हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वही कार है जिसके ब्रेक्स ख़राब हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया हुज। हुज का मतलब है जिसका या जिसके, पोजीशन दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ब्रेक्स जो है, ब्रेक्स पे पोजीशन दिखाने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करें एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइस यहाँ पर जो हुज का इस्तेमाल है ये गलत है या सही है, आप बताइए गलत है या सही है। हुज ब्रेक्स, जिसके ब्रेक्स। तो गाइस हुज का इस्तेमाल आपने पिछले वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। हुज का इस्तेमाल मैं रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स उस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और हुज का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स उस वीडियो में भी मैं हुज का इस्तेमाल डिस्कस कर चुका हूँ। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे और इन रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ज़रूर सीखा होगा। तो गाइस हुज ब्रेक्स, जिसके ब्रेक आर आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब हैं। तो गाइस यहाँ पर हुज का इस्तेमाल तो सही है। हुज ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है पोजीशन दिखाने के लिए। हुज ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हम करते हैं, नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हुज का इस्तेमाल तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ पर हुज के रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारा है हुज, इसमें भी कोई गलती नहीं है, फिर कहाँ पर गलती है। गाइस आप इस वीडियो को पॉज करके देखिए और बताइए कि इसमें
सेंटेंस में कौन सी गलती है यहाँ पर। फिर देखिए मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर कौन सी गलती है। दिस इज़ कार हुज ब्रेक्स आर आउट ऑफ वाटर। रिलेटिव प्रोनाउन तो हमारा सही है, फिर कौन सी गलती है। गाइस मैं आपको बता दूं, रिलेटिव प्रोनाउन हम जिस एंटीसीडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मखसूस किया हुआ होता है, पर्टिकुलर बनाया हुआ होता है। आपने मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के जो शुरू वाले वीडियोज़ हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स और रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर प्लेसेस, रीजन्स एंड टाइम, उन वीडियोज़ में मैंने बताया था जो हमारा एंटीसीडेंट होता है जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो इस्तेमाल होने वाले नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो गाइस जो एंटीसीडेंट होते हैं वो पर्टिकुलर किए जाते हैं। जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो एंटीसीडेंट को पर्टिकुलर बनाना, खास बनाया जाता है, पर्टिकुलर बनाया जाता है, खास बनाया जाता है। और ख़ास बनाने के लिए हम दै का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरह हमने यहाँ पर दै का इस्तेमाल किया, पर्सन जो हमारा नाउन है इससे पहले हम दै का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर बुक्स से पहले हमने दै का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी हमने गर्ल से पहले दै का इस्तेमाल किया है। तो गाइस रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज में जो एंटीसीडेंट आते हैं, मतलब वो नाउन्स जो एज एन एंटीसीडेंट इस्तेमाल होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जिनसे रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिश्ता दिखाते हैं, उनको पर्टिकुलर बनाया जाता है और उनके साथ दै का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह द पर्सन होम यू वांटेड टू सी, वो शख्स, शख्स नहीं, सिर्फ यहाँ पर हम नहीं कहेंगे शख्स, हम कहेंगे वो शख्स जिससे आप मिलना चाहते थे। द बुक्स विच यू बाट आर हेयर, किताबें जो कि आपने खरीदी। हम इस तरह नहीं कहेंगे किताबें जो कि आपने खरीदी, इस तरह हम बोलचाल में कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर द लगा रहे हैं तो इसका मतलब पर्टिकुलर बना रहे हैं। द बुक्स विच यू बाट, तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह बनती है, वो किताबें जो कि आपने खरीदी। सिर्फ किताबें हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो किताबें जो कि आपने खरीदी, मतलब वो कोई ख़ास किस्म की किताबें, किसी ख़ास पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पर ये इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं किसी ख़ास लड़की की बात हो रही है, तो किसी ख़ास पर्सन या किसी थिंग के लिए हम सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर उसको मखसूस किया जाता है, पर्टिकुलर बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने बताया हुज का इस्तेमाल तो यहाँ पर करेक्ट है, हु के इस्तेमाल में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर जो एरर है वो है द कार, दिस इज़ कार नहीं, हम कहेंगे दिस इज़ द कार, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे द। ये जो हमारा नाउन है इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है, और इस नाउन से पहले हम द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। द का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एरर नज़र आएगी, यहाँ पर एरर हो जाएगी। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन को बिल्कुल बारीकी से सीखा है, अगर आपने मेरे वीडियोज़ को बिल्कुल बारीकी से और गौर से देखा है और सीखा है, तो गाइस मुझे उम्मीद है ये जो बारीक एरर है ये भी आप रिमूव कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द गर्ल इज़ माई सिस्टर हु इज़ सिटिंग इन द कार। द गर्ल इज़ माई सिस्टर हु इज़ सिटिंग इन द कार, लड़की मेरी बहन है जो कि कार में बैठी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हम द गर्ल की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं जो कि गाड़ी में बैठी है, मेरी बहन है। वो लड़की जो कि गाड़ी में बैठी है, कार में बैठी है, मेरी बहन है। तो गाइस यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं द गर्ल इज़ माई सिस्टर हु इज़ सिटिंग इन द कार। गाइज आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के जो शुरू वाले वीडियोस थे उन्होंने बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल अपने एंटीसीडेंट के बाद होती है, अपने एंटीसीडेंट के करीब और बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप देखें यह जो पर्सन है इससे इसके साथ साथ हमने होम का इस्तेमाल किया है, ये द बुक्स इसके साथ साथ हमने विच का इस्तेमाल किया है, और द कार इसके साथ साथ हमने हुज का इस्तेमाल किया है। इस तरह द गर्ल्स की यहाँ पर बात हो रही है, सिस्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है गर्ल की, द गर्ल। जो द गर्ल हमारा यहाँ पर एंटीसीडेंट है, नाउन है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। तो गाइस जो हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो द गर्ल के लिए करेंगे, माय सिस्टर के लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन पुट किया है यहाँ पर गलत है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन हमेशा उसके एंटीसीडेंट के साथ होती है, एंटीसीडेंट के बिल्कुल बगल में साथ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु है जो यहाँ पर गलत है, इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे द गर्ल हु इज़ सिटिंग इन द कार। ये जो पूरा हमारा क्लास है हु इज़ सिटिंग इन द कार, ये जो पूरा हमारा क्लास है इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे द गर्ल हु इज़ सिटिंग इन द कार इज़ माई सिस्टर। यहाँ पर हम फुल स्टॉप दे देंगे द गर्ल हु इज़ सिटिंग इन द कार इज़ माई सिस्टर। तो गाइज
इस सेंटेंस में जो हु का इस्तेमाल है वो बिल्कुल गर्ल के बाद आएगा, गर्ल के साथ और गर्ल के बाद आएगा, तो वहाँ पर जो हु रिलेट करेगा द गर्ल से। अगर हम हु को किसी और जगह पर सेंटेंस पर रखेंगे जिस तरह यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पर हु जो वो गर्ल से रिलेट नहीं कर पा रहा है और इसकी पोजीशन यहाँ पे गलत है। और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन अपने एंटीसीडेंट के बाद और एंटीसीडेंट के साथ साथ बगल में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दोज विच गॉड लव्स डाई यंग। दोज विच गॉड लव्स डाई यंग, वो जिन्हें खुदा मोहब्बत करता है डाई यंग। यह सेंटेंस मैं पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। दोज विच गॉड लव्स डाई यंग, वो लोग जिनसे खुदा मोहब्बत करता है जल्दी मर जाते हैं या जवानी मर जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कहावत होती है, कोई जल्दी या जवानी मर गया तो हम कहते हैं वो तो अच्छा इंसान था। खुदा जिनको चाहता है वो उनको जल्दी बुला लेता है, जो अच्छे इंसान होते हैं उनको जल्दी बुला लेता है। इस तरह के जो ख्यालात हमारे आम लोगों के जहनों में होते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने विच का इस्तेमाल किया है, तो गाइस आप सोचिए विच का इस्तेमाल यहाँ पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यहाँ पर एरर है कि नहीं, यहाँ पर एरर है कि नहीं। गाइस दोज हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये जो प्रोनाउन ह्यूमन बींग्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर विच का इस्तेमाल करना गलत है। यहाँ पर आएगा whom। दोज whom God loves die young, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है। गॉड लव्स, गॉड सब्जेक्ट है और लव्स यहाँ पर वर्ब है, तो इस वर्ब का एक्शन का जो असर है वो किस पे होगा, दोज पे होगा। दोज जो ह्यूमन बींग्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब दोज यहाँ जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसके लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे वो भी ऑब्जेक्टिव केस वाला लेंगे, मतलब होम लेंगे। दिस इज़ द ब्रेवेस्ट सोल्जर हु फाट। दिस इज़ द ब्रेवेस्ट सोल्जर हु फाट, ये वही बहादुर सिपाही है जो कि लड़ा। ये वही बहादुर सिपाही है जो कि लड़ा। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने हु का इस्तेमाल किया है। सोल्जर हमारा ह्यूमन बींग है और ह्यूमन बींग के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं, और हु यहाँ पर सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है। हु का यहाँ पर अगर हम देखें तो हु यहाँ पर गलत तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, हु यहाँ पर सही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन गाइस इस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल होगा कि नहीं, ये मुझे आप बताइए। इस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल होगा कि नहीं, या किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हु यहाँ पर गलत है। इस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दैट का। हु यहाँ पर गलत है, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दैट। तो गाइस अब आप कहेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट केस में, तो यहाँ पर हु तो सही है, लेकिन गाइस यहाँ पर हु सही नहीं है। जिस सेंटेंस में एंटीसीडेंट से पहले या नाउन से पहले एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, उस सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो फिर ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो सेंटेंस में, चाहे उसमें ह्यूमन बीइंग की बात हो रही हो, हम उस केस में सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। गाइस दैट के 9 यूजेजेस हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। दैट के यूजेज पे मैं अलग वीडियोज़ भी बना चुका हूँ और दूसरे वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुका हूँ। दैट के यूजेज पे एक अलग वीडियो भी मेरा है, तो गाइस वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, दैट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। उसमें आपके जो दैट के बारे में जो कन्फ्यूजन्स हैं या डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में ब्रेवेस्ट हमारी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं, भले वहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, भले वहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, हम सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करेंगे। मदर नोज हु ऑफ हर चाइल्ड इज़ हंग्री। मदर नोज हु ऑफ हर चाइल्ड इज़ हंग्री, माँ जानती है उसके बच्चे में से हु ऑफ हर चाइल्ड, सॉरी यहाँ पे चाइल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर हमें लिखेंगे हु ऑफ हर चिल्ड्रेन लिखेंगे। यहाँ पे चाइल्ड की जो है प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, चाइल्ड नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। मदर नोज हु ऑफ हर चिल्ड्रेन इज़ हंग्री। मदर नोज हु ऑफ हर चिल्ड्रेन इज़ हंग्री, यहाँ पर चाइल्ड नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख लिया, यहाँ पे आएगा चिल्ड्रेन। ऑफ के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में सीखा होगा, जो ऑफ के बाद जो हम लगाते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है। तो यहाँ पर
चाइल्ड नहीं आएगा बल्कि चिल्ड्रन आएगा। मदर नोज हु ऑफ हर चिल्ड्रन इज़ हंग्री, माँ जानती है उनके बच्चों में से कौन सा बच्चा भूखा है। तो गाइस यहाँ पर हमने हु का इस्तेमाल किया है, बात हो रही है चिल्ड्रन की, बच्चों की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, कौन सा बच्चा भूखा है, तो बच्चा तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए हमने यहाँ पर हु का इस्तेमाल किया है। तो गाइस यहाँ पर कोई एरर है कि नहीं इस सेंटेंस में, आप सोचिए। गाइस मैं बता दूँ, यहाँ पर जो है हु जो है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हम हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे विच का। मदर नोज विच ऑफ आर चिल्ड्रन इज़ हंग्री, मदर नोज विच ऑफ आर चिल्ड्रन इज़ हंग्री, माँ जानती है उनके बच्चों में से कौन सा बच्चा भूखा है। गाइज आपने विच के यूजेज का वीडियो ज़रूर देखा होगा। और गाइज आप जानते हैं विच जो वो ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, मतलब नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में, दोनों में हम विच का इस्तेमाल करते हैं नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए। तो गाइज इस सेंटेंस में ह्यूमन बींग के लिए हमने विच का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि गाइज विच की एक एक्सेप्शन मैंने बताई थी। विच को जब हम ह्यूमन बींग्स में चूज़ करने की बात आती है, ह्यूमन बींग्स में किसी को सिलेक्ट करने की बात आती है, ह्यूमन बींग्स में किस चॉइस की बात आती है, ह्यूमन बींग्स में किसी को चुनने की बात आती है, तो गाइज वहाँ पर हम विच का इस्तेमाल करते हैं। मदर नोज विच ऑफ आर चिल्ड्रन इज़ हंग्री, यहाँ पर हम हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब चूज़ करने की बात हो, जब चॉइस की बात हो, जब सिलेक्ट करने की बात हो, मैं बच्चों में से कौन सा बच्चा, बच्चों में से किसी एक बच्चे को यहाँ पे चुना जा रहा है, किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करके उसकी बात की जा रही है, तो गाइस इस सेंटेंस में हम विच का इस्तेमाल करेंगे। चलिए गाइस दूसरी स्लाइड में देखते हैं कुछ और मज़ीद सेंटेंसेस, और उनमें हम एरर को डिटेक्ट करने, एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पर 9वां सेंटेंस है, विच यू टोल्ड मी अबाउट हर इज़ रॉन्ग, विच यू टोल्ड मी अबाउट हर इज़ रॉन्ग, जो आपने मुझे उसके बारे में बताया वो गलत है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है विच, विच यू टोल्ड मी अबाउट हर इज़ रॉन्ग, आपने जो मुझे उसके बारे में बताया वो गलत है। तो गाइस यहाँ पर आप सोचें ये जो विच का इस्तेमाल है यहाँ पे गलत है या सही है। विच यू टोल्ड मी अबाउट हर, जो आपने मुझे उसके बारे में कहा या बताया वो गलत है। तो गाइस यहाँ पर हम विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वाट का। वाट यू टोल्ड मी अबाउट हर इज़ रॉन्ग, वाट यू टोल्ड मी अबाउट हर इज़ रॉन्ग। तो गाइस आपने मुझे उसके बारे में जो बताया, जो बताया गया है, जो बताई गई बात है, वो यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे हैं। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे, जो बताई गई बात है वो हमारा एंटीसीडेंट है, और उस एंटीसीडेंट को हम वाट के इस्तेमाल में, वाट को जब हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसका एंटीसीडेंट हम सेंटेंस में मेंशन नहीं करते हैं। तो गाइस जो बात बताई गई है, यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी आपने मुझे बताया, क्या बताया, जो बताया गया है उससे रिलेट करने के लिए हम वाट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो बताया गया वो हमारा अंडरस्टूड तो है लेकिन सेंटेंस में मेंशन नहीं है। जब हम एंटीसीडेंट को मेंशन नहीं करते हैं तो उन सेंटेंसेस में हम वाट का इस्तेमाल करते हैं। वाट का एंटीसीडेंट सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेरा यूजेज ऑफ वाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस उससे आपका वाट का कॉन्सेप्ट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। वाट यू टोल्ड मी अबाउट हर इज़ रॉन्ग। आगे देखते हैं, यहाँ पर विच नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि विच के लिए हमें एंटीसीडेंट लाना होता है, विच के लिए हमें कोई एंटीसीडेंट ज़रूर लगाना होता है। विच जो है वो बगैर एंटीसीडेंट के इस्तेमाल नहीं होता है। वाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि बगैर एंटीसीडेंट के इस्तेमाल होता है। दिस इज़ द पेन आई लाइक, दिस इज़ द पेन आई लाइक, ये वही पेन है आई लाइक जो कि मैं पसंद करता हूँ। दिस इज़ द पेन आई लाइक, ये वही पेन है जो कि मैं पसंद करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप कहेंगे ये जो हमारा एंटीसीडेंट है द पेन नाउन है, इसके बाद तो यहाँ पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन ज़रूर आना है। तो इस सेंटेंस में आप कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ से एरर को रिमूव करें। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ द पेन आई लाइक, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। दिस इज़ द पेन
यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर लगाएं विच या दैट लगा सकते हैं हम। दिस इज़ द पेन विच आई लाइक, दिस इज़ द पेन विच आई लाइक, ये वही पेन है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर विच का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विच को यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। गाइस इस सेंटेंस में जिस तरह अभी मैंने बताया, ये सेंटेंस बगैर रिलेटिव प्रोनाउन मैंने लिखा और कहा कि ये जो सेंटेंस वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि गाइस आप जानते हैं, आपने मेरा ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो ज़रूर देखा होगा। ऑब्जेक्टिव केस में जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनको हम ओमिट कर सकते हैं, उनको हम सेंटेंस से निकाल सकते हैं, उनको हम सेंटेंस से छोड़ सकते हैं, उनको छोड़ के हम सेंटेंस से लिख सकते हैं, उनको हम छोड़ के सेंटेंस से बोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम जो विच है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हम विच को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, छोड़ कर हम सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज़ द पेन आई लाइक। विच को ओमिट करके, ड्रॉप करके, लेफ्ट आउट करके, विच को छोड़ के हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगर हम चाहें तो विच का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो विच को यहाँ पर लेफ्ट आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हु स्टैंड्स फर्स्ट विल बी अवॉर्डेड, हु स्टैंड्स फर्स्ट विल बी अवॉर्डेड, जो पहली पोजीशन लेगा विल बी अवॉर्डेड, उसको इनाम दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आप देखें, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से पहले कोई नाउन या कोई प्रोनाउन मौजूद नहीं है, मतलब इसका कोई एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है। हु को तो ड्रॉप नहीं कर सकते, तो इससे पहले हमने एंटीसीडेंट क्यों नहीं लिखा है? तो गाइस आपने ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर देखा होगा। उसमें आपने ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट को हम कैसे रिमूव करते हैं और कहाँ कहाँ पर रिमूव करते हैं, उस वीडियो मैंने डिस्कस किया है। तो गाइस यहाँ पर जो हम कह सकते हैं ही हु, यहाँ पर हम ही लगा सकते हैं, हमारा पर्सनल प्रोनाउन हम लगा सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ही हु स्टैंड्स फर्स्ट विल बी अवॉर्डेड, वो जो कि पहली पोजीशन लेगा उसको इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर हम इसका एंटीसीडेंट ही लगा सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर मैंने लेफ़्ट करके, एंटीसीडेंट को लेफ़्ट करके ओमिट करके सेंटेंस बनाया। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, जिस तरह मैंने ये सामने लिखा है ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर आप कहेंगे कि जो गलती है, गलती इसका एंटीसीडेंट नहीं है, यहाँ पर गलती है। गाइस यहाँ पर एंटीसीडेंट आने या ना आने के हवाले से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। एंटीसीडेंट हम ओमिट कर सकते हैं, ये आप ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट के वीडियो में सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द हाउस वेयर वी लिव इन, दिस इज़ द हाउस वेयर वी लिव इन। गाइस आप जानते हैं प्लेस से रिलेट करने के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो वेयर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा और बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो गाइस इस सेंटेंस में कौन सी गलती है? अगर आपने मेरा वीडियो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेस, टाइम एंड रीजन्स गौर से देखा है तो गाइस उसमें आपने ज़रूर सीखा होगा वेयर का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो हम इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेयर के लिए हम प्रीपोजिशन लिखना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ द हाउस इन विच वी लिव, इस तरह भी हम कह सकते हैं, दिस इज़ द हाउस इन विच वी लिव, ये वो घर है जिसमें हम रहते हैं। यहाँ पर वेयर की जगह पर हम इन विच लगा सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हमें इन विच तो नहीं लगाना है, क्योंकि इन विच के साथ तो इन तो एंड में आ गया। इन विच, अगर इन यहाँ पर होता तो हम विच लगा देते वेयर को रिमूव करके, लेकिन यहाँ पर इन तो नहीं है, इन तो एंड में आ गया। तो यहाँ पर हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? गाइस यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दैट। दैट के सभी यूजेज मैं रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोज़ में डिस्कस करता आया हूँ, और दैट के लिए एक अलग वीडियो भी मैंने बनाया। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा और दैट के बारे में ज़रूर सीखा होगा। लेकिन गाइस अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज के जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दैट इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम इन लगाएंगे। गाइस आपको मैंने बताया था दैट जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इन विच हम लिख सकते हैं, इन के साथ हम प्रीपोजिशन लिख सकते हैं। वेयर की जगह पर हम इन विच का इस्तेमाल करते हैं, एट विच का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम इन विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन नहीं था। अगर इन होता तो हम यहाँ पर वेयर की जगह विच का इस्तेमाल करते। तो प्रीपोजिशन एंड में है, तो गाइस आप समझ गए होंगे यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन दैट हम नहीं लिखेंगे। जो
प्लेस के लिए जब हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, प्लेस से रिलेट करने के लिए हम दैट का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो उसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे। एट दैट या इन दैट या अबाउट दैट, इस तरह हम नहीं लिखेंगे। दैट जब वो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो हम सेंटेंस के एंड में रख देते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा दैट वी लिव इन को हमने एंड में रख दिया, तो इस तरह हम वेयर की जगह पर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी मैंने बताया यहाँ पर इन इधर ही होता, तो इनके साथ हम वेयर की जगह पर विच का इस्तेमाल कर सकते थे। वेयर की जगह पर हम विच का इस्तेमाल कर सकते थे प्लेस से रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर दैट इज ए टीचर इज़ 50 years old। माई फादर दैट इज ए टीचर इज़ 50 years old। मेरे वालिद साहब जो कि एक उस्ताद हैं, उनकी उम्र 50 साल है, 50 साल के हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखें हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया दैट। माई फादर जो हमारा नाउन है, एंटीसीडेंट है, इससे रिलेट करने के लिए हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो किया है दैट। तो सोचिए गाइस यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यहाँ पर एरर है कि नहीं। गाइस आप जानते हैं हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी दैट का इस्तेमाल करते हैं। फादर हमारे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्टिव केस में। ह्यूमन बींग से रिलेट करने के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया गया है। दैट का इस्तेमाल करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हु की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। हु की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु की जगह पर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ 4 खास किस्म के यूजेज हैं दैट के, जो कि मैंने दैट के वीडियो में डिस्कस किए। उन केसेस में हम हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है आप वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि गाइस ये कॉन्सेप्ट सीखने से आप एक अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे, एक अच्छी इंग्लिश जो वो बोल पाएंगे और समझ पाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में, रिटन टेस्ट्स में आप एरर्स को रिमूव कर पाएंगे और अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे। तो गाइस दैट के जो 4 खास किस्म के यूजेज हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, वो दैट के जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किए हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। मुझे उम्मीद है गाइस आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो गाइस ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु की जगह पर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात में कोई गलती नहीं है। लेकिन गाइस एक्सेप्शन इस बात की है जब एक इकलौते शख्स की बात हो, इकलौते शख्स की बात हो, मतलब ओनली पर्सन हो, इकलौता शख्स हो। जिस तरह आपकी कोई बहन है, एक ही बहन है, तो माय सिस्टर दैट नहीं वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका एक ही इकलौता भाई है, एक ही आपका भाई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हु का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये जो माय फादर तो हमारे एक ही होते हैं, तो इकलौते पर्सन को शो करने के लिए हम कभी दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात आप जहन में रख लीजिए। हु की जगह पर हम दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब किसी एक शख्स की बात हो, मतलब ऐसा शख्स जो कि रिश्ते में एक ही होता है। जिस तरह हमारे फादर एक ही होते हैं, हमारी मदर एक ही होती है। अगर आपके बहुत सारी सिस्टर्स हैं, 3, 4, 5 सिस्टर्स हैं, उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप हु की जगह पर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके 3-4 भाई हैं और उन भाइयों के लिए आप हु की जगह पर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस जब किसी इकलौते शख्स की बात होती है, जिस तरह फादर एक ही होता है, मदर एक ही होती है, अगर आपका एक ही इकलौता बेटा है तो उसके लिए आप हु का इस्तेमाल करें, दैट का इस्तेमाल ना करें। तो गाइस इस सेंस में हम यहाँ पर दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करना बिल्कुल इनकरेक्ट है, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हु का। तो इस सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे हु। माई फादर हु इज़ ए टीचर इज़ 50 years old। मेरे पिताजी या मेरे वालिद साहब जो कि एक टीचर हैं, 50 साल के हैं। तो गाइस यहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करेंगे। ये हु और दैट का डिफरेंस मैंने पिछले किसी वीडियोज़ में नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा था इस डिफरेंस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गाइस आज का जो एरर का वीडियो था, इसमें मैंने ये सेंटेंस पुट करने की कोशिश की। मैंने कहा ये सेंटेंस भी लिखा जाए और इस सेंटेंस में दैट और हु का डिफरेंस है वो आपको बता दिया जाए। तो गाइस मुझे उम्मीद है इस सेंटेंस से आपको जो दैट और हु का
कोई एक ख़ास किस्म का डिफरेंस था वो आपको पता चल। तो गाइस ये थे कुछ सेंटेंसेस जिनमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन की जो गलतियाँ थी, एरर्स थी, उनको रिमूव करने की कोशिश की। और गाइस मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस मेरे सभी सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को शेयर करें। अभी जो वीडियोस शेयर बहुत कम हो रहे हैं, मेरे वीडियोस को शेयर करें। मेरे वीडियोस से आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश लिखने, बोलने और पढ़ने और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने, अगर आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गाइज उस तैयारी में आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल होंगे। गाइज मेरे वीडियोस से मैं जो मवाद ला रहा हूँ वो मवाद प्राइमरी लेवल से बल्कि मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल तक जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। और जो किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी खास पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी खास एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। गाइस आप जानते हैं कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है, कोई भी ऐसी टेस्ट नहीं है जिसमें इंग्लिश का सेक्शन ना हो। इंग्लिश बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। हर टेस्ट में आप किसी भी किस्म की टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उस टेस्ट में इंग्लिश का सेक्शन ज़्यादातर 30% से 40% या 30% तो ज़रूर होता है। तो गाइस अपनी इंग्लिश को अच्छी बनाइए, लिखने में, पढ़ने में और बोलने में आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए मैं फ्रूटफुल, हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियोस लाऊंगा और गाइस ला भी रहा हूँ। मेरा जो कंटेंट है वो मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।